स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन की, और हमने इसे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक यूनिट सर्कल है उस पर अगर हम एक पॉइंट लें और उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर थ्रो करें तो हमारे पास एक तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसमें कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स जो है वो कॉस थीटा के लिए स्टैंड करता है और वाई जो साइन थीटा के लिए। और फिर हमारा जो सीकेंट फंक्शन है ये बेसिकली कोसाइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है जो कि 1/cos थीटा के ऊपर। कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज साइड रेशो होती है। और फिर हमने देखा कि हमारे पास जो कोसाइन फंक्शन है वो तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब थीटा हम कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब साइन आएगा एंगल के साथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो पॉजिटिव साइन आएगा। और फिर हमने देखा था कि कोसाइन फंक्शन की जो रेंज है वो मैक्सिमम 1 तक आती है, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती, और रेंज में मतलब मिनिमम वैल्यू -1 तक आती है, उससे ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं आती, ठीक है। और इसके दरमियान वैल्यूज आ रही होती हैं, 0 भी आता है, ठीक है। और जो कि हम यूनिट सर्कल से देख सकते हैं कि ये देखें cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 90 की 0, cos 180 की -1, cos 270 की 0 और इसका cos 360 की 1। तो ये वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। अब जब हमने डोमेन और रेंज के वाले से देखा तो हमने देखा कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ सीकेंट फंक्शन है उसमें तमाम रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन जहां पर cos 0 डिग्री वैल्यू देता है, मतलब सॉरी जहां पर cos की 0 वैल्यू आती है वो हम एंगल्स निकाल देंगे, इसलिए कि चूंकि cos 0 हो रहा है तो 1/cos उधर अनडिफाइंड हो रहा है, सीकेंट चूंकि 1/cos के इक्वल और 0 का हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम वो 0 वाले एंगल्स निकाल मतलब वो एंगल निकाल देंगे जहां पर cos 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहां से फिर वो रियल नंबर्स पीछे एंगल्स बच जाएंगे, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स पे cos फंक्शन डिफाइंड था, लेकिन हमने वो एंगल्स निकाल दिए जहां पे cos 0 वैल्यू देता है, तो फिर सीकेंट तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था कि n बिलोंग करेगा हमारा सेट ऑफ इंटीजर से। रेंज हमने देखी थी सीकेंट फंक्शन की कि ये तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ से देखा कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है कॉस की वो 1 है और मिनिमम -1 है, तो इसका मतलब जब हम 1 को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करने जाएंगे तो उसका पॉजिटिव में छोटा छोटा आंसर आएगा, और जब हम -1 से उसको डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा नेगेटिव में छोटा आंसर आएगा। तो -1 से मतलब हम ले 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो मतलब नेगेटिव में जो छोटे नंबर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, नेगेटिव में जो छोटे नंबर आ रहे हैं -1 से तो बड़े होंगे, ठीक है, -1 से तो बड़े होंगे, लेकिन होंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और इसका 1 से 0 और 0 भी इसमें नहीं आता, इसलिए ये इंटरवल जो सारी वैल्यूज है ये रेंज में हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमें बात पता चल गई। अब इन सारी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स शो किए हुए हैं, ठीक है। आप अब हम यूनिट सर्कल से ये सारी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। मैं एक वैल्यूज ले लूंगा और फिर आपको क्वाड्रेंट्स के हवाले से समझाता जाऊंगा कि आप कैसे क्वाड्रेंट चेंज करेंगे। तो जैसा एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव होती है, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से कॉस फंक्शन का ग्राफ जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो चले पहले हम बात करते हैं जब हमारा एंगल 0 से मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 से π/2 की तरफ अप्रोच करेंगे हम, ठीक है। तो इससे मतलब वैल्यूज पे कॉस की वैल्यूज पे क्या असर पड़ रहा होगा, देखें। कॉस की वैल्यू 0 के ऊपर 1 होती है, मतलब यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है 0 पे 1, ठीक है। इसको मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कॉस की वैल्यू मिल रही है। अब जब 0 से मतलब कॉस मतलब एंगल 0 से 90 की तरफ जाएगा तो कॉस की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जा रही है, मतलब एग्जैक्ट π/2 पे आकर ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉस की वैल्यू इट सेल्फ छोटी आ रही है। अब सीकेंट फंक्शन अगर आप देखें तो वो कॉस का रेसिप्रोकल है। अब आप खुद देखें कि आप जैसे जैसे मतलब एंगल बढ़ा रहे हैं आपकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब आपकी वैल्यू आएगी 0.0001, ठीक है, फिर आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय मतलब नेक्स्ट कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.10 टाइम्स 0 फिर 1, मतलब जो कि बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका, ठीक है, बहुत बड़ा आंसर आएगा। इसका मतलब कि y बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, जैसे जैसे एंगल 90 की तरफ जाएगा y की वैल्यू जो कि हमारा सीकेंट फंक्शन पे डिफाइंड हुआ हुआ कॉस, मतलब y किसके इक्वल है जी, y सीकेंट फंक्शन सीकेंट के इक्वल है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी और 90 पे आकर तो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि हम अगर 90 पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो एक एसिम्पटोट बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से, जो कि एग्जैक्ट x इक्वल टू π/2 या थीटा इक्वल टू π/2 पे ये लाइन बन रही है, ठीक है। और ग्राफ अगर हम देखें हमारा, तो हमारा ग्राफ जो है वो 1 से इस तरह से
चलेगा और इसके पैरेलल चलता रहेगा, इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, टच नहीं करेगा लेकिन साथ चलता रहेगा। और अगर हम 0 से -90 की हवाले से बात करें, मतलब एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो, तो हमारी वैल्यू 1 से यहाँ भी 0 की तरफ जा रही है। देखें कॉज, ये कॉज होता है एक्स, और यहाँ पे भी एक्स कॉज है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है, जो कि हम इस रेशियो से भी देख सकते हैं कि कॉज रेशियो होती है बेस एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज 1, तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 एक्स ही आ जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जब हम एंगल को 0 से 90 -90 की तरफ लेके जा रहे हैं, तब भी यहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है, मतलब इंक्रीज करेगा। एक तो वाई बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और अप्रोच कर रहा है इस तरह से। और अगर मैं यहाँ से भी एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू π/2 पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, तो ये इसके लिए एसिम्पटोट होगा, जो कि यहाँ से ये ग्राफ हमारा पैरेलल चल रहा है, इसको टच नहीं करेगा लेकिन इसके साथ पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तो हमें इसकी वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। ये मैं चलें इसको दोबारा नीट करके बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज थोड़ी सी यहाँ से इनका गैप एक जैसा नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये तकरीबन π/2 इधर भी उधर भी लेफ्ट राइट एक जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट कोई ग्राफ कोई मतलब इंटरवल लेना चाहते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ पाई से लेकर 2π तक, ठीक है। π/2 देखें ये पाई है, बल्कि पाई से लेकर हम ले लेते हैं ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है 3π/2, 2π से ये यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा पाई, सॉरी ये पाई था और ये 3π/2। इसमें अगर देखें हम इस इंटरवल में, तो आप ये देख सकते हैं कि 3π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। पाई पर इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। चलें π/2 से हम इधर से लेकर π/2 से लेकर 3π/2 पर देख लेते हैं। देखें माइनस या सॉरी अगर एंगल की रोटेशन हमारी होगी पाई, तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू -1 आ जाती है, ये -1 आ रहा है यहाँ पर। 3π/2 पर हमारी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है जी, यहाँ पर जैसे +1 थी, ये -1 है, ठीक है। सॉरी ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ -1, ठीक है, बल्कि ये यहाँ पर आएगा +1, ठीक है। मैंने गलत थोड़ा लिख दिया, यहाँ इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो -1 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर 3π/2 पर, बल्कि पाई पर इसकी वैल्यू आ रही है -1। और जैसे जैसे हम मतलब अगर π/2 से देखें कि हम आ रहे हैं, तो ये हमारी वैल्यू 0 से -1 की तरफ जा रही है, मतलब π/2 के ऊपर ये वैल्यू बहुत इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं पाई से π/2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि जब cos 0 होता है तो हमारा सीकेंड फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होता है। इस तरह से नीचे की तरफ वैल्यूज हो रही हैं, बढ़ेंगी, ठीक है। चूंकि जितनी वैल्यू हमारी माइनस में होगी और वो बहुत बड़ा नंबर होगा, जैसे माइनस का 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, तो वो और ज्यादा डाउनवर्ड ही उसकी वैल्यू आएगी। और इसी तरह जब हम पाई से 3π/2 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पाई से हम 3π/2 की, तो -1 से हमारी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, यहाँ भी -1 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे जैसे एंगल हमारा 3π/2 की तरफ जाएगा, हमारी वैल्यू बहुत लार्ज बहुत लार्ज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक एसिम्पटोट अगर मैं बना लूँ, एक लाइन जो कि हमारे इस ग्राफ के पैरेलल है, इसका एसिम्पटोट कहलाएगी, जो कि इसको टच नहीं करेगी बल्कि इसके साथ पैरेलल चलती रहेगी। तो इस तरह से वो हम अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लें, तो ये 3π/2 के ऊपर ये वो लाइन है जो कि एसिम्पटोट कहलाएगी, ठीक है, जो कि इस तरह से पैरेलल चल रही है, इसको टच नहीं कर रहेगी, ठीक है। इसी तरह तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हमारा सीकेंड फंक्शन है, उसका ग्राफ है। इसी तरह आप हर इंटरवल पे बना सकते हैं इसको। बाकी आपका होमवर्क है कि आप मतलब -π से -3π/2 या -2π के लिए, या -π/2 से -3π/2 के लिए, ये इस इंटरवल में आप ग्राफ बना के देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि सीकेंड फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमारा किस टाइप का बनेगा।